हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में जो है वर्ब देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस पिछले वीडियो में जो है हमने टेंस को पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो बताया गया था कि टेंस के बाद जो आपका यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच है उसमें के जो भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं यानी कि जो भी बचे हुए चैप्टर्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि टेंस कंप्लीट हो गया है, अगर आप लोगों ने अभी तक टेंस का वीडियो नहीं देखा है तो जा करके चैनल पर विजिट करके वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो है वर्ब देखने वाले हैं। वर्ब क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो वर्ब जो है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। तो क्रिया क्या होता है? जैसे कि जो हम काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, वो सभी क्या है? क्रिया है। क्या है? एक प्रकार का वर्ब है। तो पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं कि वर्ब क्या होता है। इसका डिफिनीशन होता है ए वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एन एक्शन। यानी कि इसका मतलब है कि ए वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन। ऐसे शब्द जिसमें कार्य का होना पाया जाता है वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। जैसे कि हम बात करें कि जैसे मान लो आपका क्या हो जाए, एग्जाम्पल में बोला जाए कि मान लो रीड है। क्या है? रीड। रीड आपका क्या है? ये वर्ब है। या राइट बोला जाए, या फिर बोला जाए स्पीक, या फिर बोला जाए एब्यूज, ये सभी आपका क्या है? वर्ब है। तो सिंपल सा हम कहें कि अगर वर्ब को समझना है, सबसे पहले जो भी हम काम करते हैं या जो भी हम कार्य करते हैं वही आपका क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। आप लोग याद रखना कि जो भी क्रिया करते हैं हम या जो भी हमारे द्वारा कार्य किया जाता है वही आपका क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे रीड, रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना। तो ये क्रिया जो है किसके द्वारा की जाती है? किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा, यानी कि हम लोगों के ही द्वारा ये क्रिया की जाती है। तो जो हम लोग कार्य करते हैं वही आपका क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। सिंपल सा आप लोग को याद रखना है कि जो हमारे माध्यम से कोई भी कार्य किया जाता है तो वही आपका जो कार्य वहां पे हो रहा होगा वही आपका क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। चलिए आगे समझते हैं। आगे जैसे आपका वर्ब कितने प्रकार का होता है, तो वर्ब जो है याद रखना आप सभी, वर्ब जो है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? वर्ब दो प्रकार का होता है। जैसे कि नंबर एक हो जाएगा आपका मेन वर्ब। क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। और नंबर दो आपका हो जाएगा एक्जुलरी वर्ब। क्या हो जाएगा? एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी वर्ब, यहाँ पे एक ही यल रहेगा, एक्जुलरी वर्ब। तो वर्ब कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहला आपका है मेन वर्ब और दूसरा है आपका एक्जुलरी वर्ब। यानी कि याद रखना जो आपका मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। क्या होता है? मुख्य क्रिया। याद रखना आप सभी, मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया। और एक्जुलरी वर्ब को भी हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या बोला जाता है? हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब। तो एक्जुलरी वर्ब को और क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। यानी कि हिंदी में बात करें तो सहायक क्रिया। क्या कहा जाएगा? सहायक क्रिया कहा जाएगा। तो वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। पहला आपका मेन वर्ब है यानी कि मुख्य क्रिया, और दूसरा आपका है एक्जुलरी वर्ब जिसको हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, यानी कि जो सहायक क्रिया होती है। जैसे कि इसके पहले हमने जो है टेंस को कंप्लीट किया है तो वहां पे जो आपका हेल्पिंग वर्ब लगता था, क्या लगता था? हेल्पिंग वर्ब। जैसे आपका इज, एम, आर, डू, डज, ये सभी जो ये क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब वहां पे इस्तेमाल करते थे वही है एक्जुलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। और ये आपका मेन वर्ब क्या होता है? तो मेन वर्ब यहाँ पे अभी जो बताया गया कि जो आपके माध्यम से जो कार्य होता है वही आपका क्या होगा? मेन वर्ब होगा। क्या होगा? मेन वर्ब। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया रीड, राइट, स्पीक, एब्यूज, ईटीसी, ये सभी क्या है आपका? ये सभी आपका मेन वर्ब है। क्या है? ये मेन वर्ब है। और एक्जुलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो आपका टेंसों में यूज किया जाता था, इज, एम, आर, डू या डज, ये सारी आपकी जो भी ये सभी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। जो भी ये टेंस में हम यूज करते थे ये आप सबका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है यानी कि एक्जुलरी वर्ब है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मेन वर्ब आपका क्या है और एक्जुलरी वर्ब क्या है। जैसे कि मेन वर्ब में अगर मान लो कोई उदाहरण दिए जाए, जैसे कि आपका उदाहरण लिख लेते हैं। मान लो कि आपका एग्जाम्पल है सीता रीड्स अ बुक। क्या है? सीता रीड्स ए बुक। यानी कि सीता जो है किताब पढ़ती है।
तो यहाँ पे जो आपका ये जो रीड है क्या है, ये रीड आपका क्या है, ये मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। यानी कि जो हम टेंसों में पढ़े थे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका क्या प्रयोग किया जाता था, वर्ब, यानी कि मेन वर्ब प्रयोग करते थे। वही आपका जो मेन वर्ब है क्या है, मेन वर्ब। और वही जो आपके मेन वर्ब के पहले यूज होता था इज, एम, आर, ये सभी आपका क्या था, हेल्पिंग वर्ब था। यानी कि इसमें देखो आप लोग कोई भी यानी कि जो है हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की गई है। तो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया गया, उसके बाद आपका क्या है, ये रीड जो है आपका, रीड मतलब पढ़ना होता है। तो यानी कि जो आपका ये पढ़ना है, पढ़ना क्या है, किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, सीता के द्वारा। तो यही हमने आपको अभी समझाया कि जो आपके द्वारा कार्य किया जाता है वही आपका क्या होगा, मेन वर्ब, या फिर हम क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। तो मेन वर्ब समझ में आ गया होगा कि जो आपका यही काम किया जाता है, जो भी आपके माध्यम से काम होता है वही सब आपका क्या है, मेन वर्ब है। और यहीं पे बीच में अगर जैसे हेल्पिंग वर्ब लगा होता, डू या डज का इस्तेमाल किया जाता, या फिर आपका इज, एम, आर का इस्तेमाल किया जाता, या फिर और भी जो हेल्पिंग वर्ब है, हैज, हैव है, या फिर आपका जो कैन, कुड है, ये सभी चीजें अगर इस्तेमाल की गई होती यहाँ पे वर्ब के पहले, यानी कि मेन वर्ब के पहले यूज की गई होती, तो आपका क्या हो जाता, हेल्पिंग वर्ब हो जाता। तो ये आपका जो यहाँ पे रीड है ये आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। ऐसे चलिए एक उदाहरण समझ लेते हैं एक्जुलरी वर्ब का, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का भी। तो जैसे हेल्पिंग वर्ब का उदाहरण लिख लेते हैं कि मान लो मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। क्या लिख लेते हैं, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे जो आपका प्लेइंग क्या है आपका, ये मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। यानी कि प्ले मतलब क्या होता है, प्ले मतलब खेलना होता है। तो खेलना किसके माध्यम से होता है, जो आप हैं, यानी कि कोई व्यक्ति होगा जिसके माध्यम से खेलने का कार्य किया जाता है। तो जो भी कार्य हो रहा होगा वो आपका क्या कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा। और हमने ये भी बताया कि मेन वर्ब के पहले जो आपका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे इज, एम, आर, डू या डज, ये सभी जो आपका प्रयोग किए जाते हैं वो आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो यही आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं एक्जुलरी वर्ब। क्या बोल सकते हैं, एक्जुलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। तो चलिए आगे अब समझते हैं। आगे यहीं पे जो आपका मेन वर्ब होता है, ये आपका जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। मेन वर्ब कितने प्रकार का होता है, तो लिख लेते हैं, मेन वर्ब आपका जो है दो प्रकार का होता है। मेन वर्ब दो प्रकार का होता है। जैसे कि नंबर एक बात की जाए तो ट्रांसटिव वर्ब क्या हो जाएगा, ट्रांसटिव वर्ब हो जाएगा, ट्रांसटिव वर्ब। और दूसरा बात करें तो दूसरा आपका हो जाएगा इनट्रांसटिव। क्या हो जाएगा, इनट्रांसटिव हो जाएगा, इनट्रांसटिव वर्ब। तो ये आपका क्या है, मेन वर्ब के दो प्रकार हैं। तो मेन वर्ब के कितने प्रकार, दो प्रकार के। अभी यहाँ पे हमने पढ़ा वर्ब के कितने प्रकार थे, दो प्रकार थे। पहला आपका था मेन वर्ब, दूसरा था एक्जुलरी वर्ब, या फिर हम उसी को बोलते थे हेल्पिंग वर्ब। और अब यहाँ पे पढ़ना है कि मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो मेन वर्ब कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला है आपका ट्रांसटिव वर्ब और दूसरा है इनट्रांसटिव वर्ब। यानी कि ट्रांसटिव वर्ब का मतलब होता है आपका सकारात्मक क्रिया। कौन सी क्रिया, सकारात्मक क्रिया। तो चलिए समझ लेते हैं सकारात्मक क्रिया क्या होता है, फिर उसके बाद समझते हैं कि इनट्रांसटिव वर्ब क्या होता है। तो सकारात्मक क्रिया यानी कि जो आपका ट्रांसटिव वर्ब है, ट्रांसटिव वर्ब में आप लिख सकते हैं परिभाषा इसकी अगर लिखना चाहें तो इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। परिभाषा आप लोग इतना सा लिख सकते हैं, इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसी क्रिया। हिंदी में अगर बात करें तो हो जाएगा ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें कर्ता द्वारा किए गए, कर्ता द्वारा किए गए कार्य, किए गए किए गए कार्य का पता चलता है, कार्य का पता चलता है। ये आप सब परिभाषा लिख सकते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में लिखना चाहे तो इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसी क्रिया जिसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य का क्या होता है, पता चलता है। जैसे चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे लिखा जाए आपका राम रीड्स ए बुक।
राम रीड्स अ बुक। तो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ जो आपका रीड है, क्या है ये, रीड है। रीड के साथ आपका क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट। तो अतः हम कह सकते हैं यहाँ पे जो आपका रीड प्रयोग हो रहा है, रीड आपका क्या है, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। ये क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है। और इन ट्रांसिटिव वर्ब में आप लोग याद रखना कि जो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है, ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इन ट्रांसिटिव वर्ब में जो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो जो यहाँ पे आपका राम रीड्स अ बुक दिया गया है, यानी कि ऐसी क्रिया जिसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य का पता चलता है। तो ये जो यानी कि रीड्स अ बुक, राम रीड्स अ बुक, यानी कि राम जो है किताब पढ़ता है। राम एक क्या करता है, किताब पढ़ता है। तो राम के ही माध्यम से जो यहाँ पे किताब है, ये किताब पढ़ी जा रही है, किसके माध्यम से, राम के माध्यम से। तो ऐसी क्रिया जिसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य का पता चलता है, यानी कि कर्ता ही यहाँ पे क्या कर रहा है, किताब को पढ़ रहा है। तो राम रीड्स अ बुक आपका क्या हो जाएगा, ये ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। आगे अब ऐसे समझते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। तो इंट्रांसिटिव वर्ब की परिभाषा अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इट रिक्वायर्स नो ऑब्जेक्ट। क्या कर सकते हैं, इट रिक्वायर्स नो ऑब्जेक्ट। अगर हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, इसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या इसमें कर्ता क्रिया होती है। कर्ता कौन होता है, क्रिया होती है, लेकिन कर्म नहीं होता, यानी कि क्या नहीं होता, ऑब्जेक्ट। जिसको क्या बोलते हो, ऑब्जेक्ट बोलते हो, कर्म नहीं होता है। तो याद रखना, इसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या इसमें कर्ता जो है क्रिया होती है लेकिन कर्म नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो हो जाएगा द बर्ड फ्लाई। क्या हो जाएगा, द बर्ड फ्लाई। तो इसमें आप लोग देखो कि यानी पक्षियां क्या है, पक्षियां उड़ रही हैं, पक्षियां उड़ती हैं, यानी कि द बर्ड फ्लाई, पक्षियां उड़ती हैं। तो यहाँ पे जो आपका फ्लाई है, ये क्या है, आपका मेन वर्ब है। क्या है आपका, मेन वर्ब है। तो यहाँ पे जो आपका पक्षी है, पक्षी आपका एक प्रकार से यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे इसमें ये भी कहा गया कि आपका क्या नहीं होगा, ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्म नहीं होगा। तो इसमें देखो ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो आपका ये कैसा वर्ब हो जाएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। और जिसमें साथ ही साथ क्या होगा, मेन वर्ब के साथ आपका ऑब्जेक्ट होगा, वो आपका क्या होगा, ट्रांसिटिव वर्ब होगा। तो उम्मीद करते हैं ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए बात करते हैं आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब की जो संख्या होती है वो कितनी होती है और कौन कौन सी, चलिए देखते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो आपका होता है, ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर इसी को बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब। तो आप लोग को बता दूं कि जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है या फिर हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं, इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 24। कितनी होती है, तो संख्या आप लोग को याद रखना है कि जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है इनकी संख्या कितनी होती है, 24 होती है। और कौन कौन सी होती है इसको भी आप लोग लिख लो। जैसे कि आपका इज हो गया, आई एम हो गया, आर हो गया, यानी कि जो आपका टेंस में जितने भी आप सभी हेल्पिंग वर्ब पढ़े हो वो सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखे जाएंगे। इज, एम, आर, वाज, बेयर, डू, डज। उसके बाद आपका हो जाएगा डिड, फिर हैज, हैव, उसके बाद हैड लिख सकते हैं। इसके बाद आपका ऑक्सिलरी वर्ब में ये भी आ जाता है जो आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है, यानी कि ऑट हो गया, ऑट के बाद शुड का प्रयोग, जो आपका शुड, मस्ट, कैन। और इसी के साथ साथ आपका जो आप
कुड होता है, मे माइट, इसके बाद आपका सेल हो जाएगा, सेल के बाद बिल हो जाएगा, बिल के बाद उड, उड के बाद आप लोग नीड, देख लो नीड, नीड के बाद आप डेयर, ये सारे आपके क्या हैं, एक्जुलरी वर्ब, यानी कि इनकी संख्या कितनी होती है, 24 होती है। आप सभी को इनको याद रखना है। यही आपका क्या है, ये एक्जुलरी वर्ब है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, जो भी हम टेंस में यूज करते हैं या सेंटेंस बनाने के लिए, जो आपका सेंटेंस बनाने के लिए आपका जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, वही आपका क्या है, एक्जुलरी वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। तो आप लोग इसको भी याद कर लेना। आपका ये जो चैप्टर है, यानी कि वर्ब, ये आज समाप्त होता है। अगर आप लोग का कोई भी डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जो है इसका केवल और केवल क्या करना है, प्रैक्टिस सेट करना है, यानी कि जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद अब अगला चैप्टर देखेंगे, जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच का अगला चैप्टर होगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच का जो है आपका अगला चैप्टर होने वाला है। तो आज की वीडियो में अगर आप लोग को कोई भी टॉपिक यानी कि नहीं समझ में आया है, तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, अतुल माहेश्वरी का फुल प्रिपरेशन करना है, तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जो है आप लोग को मॉडल पेपर, साथ ही साथ जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, हर चैप्टर के आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। और अगर आप लोग अतुल मास्टरी का फुल तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि ऑल सब्जेक्ट का, तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे हमारा दूसरा चैनल का, फर्स्ट चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे जो है अतुल मास्टरी का पूरा सिलेबस चल रहा है। बाकी आप लोग हमारे इस चैनल पे केवल और केवल इंग्लिश की तैयारी कर पाएंगे। तो इंग्लिश की तैयारी करने के लिए भी ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जहाँ पे आप लोग इंग्लिश का पूरा फुल तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लोग यूपी बोर्ड से भी पढ़ रहे होंगे, चाहे 9th में होंगे, 10th 11 12 किसी भी क्लास में होंगे, तो आप लोग का जो इंग्लिश ग्रामर है, यानी कि इंग्लिश ग्रामर होता है इंग्लिश सेकंड, पूरा का पूरा आप लोग को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो पूरा का पूरा तैयारी कर सकते हैं इंग्लिश सेकंड का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग का कोई भी अतुल माहेश्वरी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना, या इस टॉपिक से जिसमें जो आज पढ़ाया गया वर्ब, तो इसमें अगर आप लोग का कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।